हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसका जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, जो आपको सारथी बैच है उसमें अपलोडेड मिलेगा। और ये दूसरा जो पार्ट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी वो बच्चे जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम में हैं और उनका थर्ड सेमेस्टर है, उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे का ये पेपर जो है वो होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो जैसा कि मैंने इम्पोर्टेंस इसका प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर किसी कानून को जानना है तो उसको जानने के लिए हमको क्या जानना होगा? ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ पाएंगे तो सब्जेक्ट को कैसे जानना है वो भी तरीका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला जो पार्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब जो है ये दूसरा पार्ट उसका है, जिसमें हम शॉर्ट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंसेस ऑफ द व्यू ऑफ सेवेनी एंड मेन। सेवेनी और मेन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनके ओपिनियंस में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको बताना है। ये जो ज्यूरिस्ट है, फिलोसोफर हैं, इनके विचारों में क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब अचानक से अगर आप ये सुन रहे हो कि ये सेवेनी कौन है, मेन कौन है, तो ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से इनका नाता था। ठीक है, आप बहुत सारे स्कूल्स पढ़े होंगे, एनालिटिकल स्कूल्स पढ़े होंगे, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्ट, इस तरह के स्कूल्स आपने पढ़े होंगे। और जो हमारे बैच है, सारथी बैच, उसमें अपलोडेड भी हैं क्लासेस ज्यूरिस्प्रूडेंस की, जिसमें ये सारी बेसिक चीजें जो है वो कवर करी गई हैं। फिलहाल यहाँ हमारा एम ये है कि कम समय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही एक मॉडल आंसर आपको देना, इसीलिए हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पे समझना है। तो थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंस ऑफ द व्यू ऑफ सेवेंगी एंड मेन। तो देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस इन द व्यू ऑफ द सेवेंगी और मेन। यहाँ पे कुछ 4 डिफरेंसेस दिए गए हैं और इस 4 डिफरेंस से आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। चलो देखो, यहाँ पे कह रहा है कि बोथ वर प्रोमोटर्स ऑफ द हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी। ये जो दोनों हुए, यानी कि सेवेंगी और मेन, ये दोनों हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे। ओके, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से बिलोंग करते थे। दूसरा क्या कह रहा है कि सेवेंगी गेव द इंपॉर्टेंस टू द कस्टम जो रीति रिवाज होता है, उस पे जो सेवेंगी थे उन्होंने बहुत उसको इंपॉर्टेंस दिया और बोला कि लॉ मेकिंग में सबसे जो अधिक इंपॉर्टेंस होता है या लॉ मेकिंग के लिए जो यूज करा जाना चाहिए या किया जाता है वो है कस्टम। ओके, वहीं पे अगर ऑन द अदर हैंड हम बात करें वो है मेन। तो मेन जो है, मेन ने एम्फेसाइज किया कि नहीं, ये जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं या फिर लॉ बनते हैं, उसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? लेजिस्लेचर की होती है, विधायिका की होती है। ठीक है ना, यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे तीसरा आप पढ़ेंगे तो मेन ने जो है वो सेवेंगी की बात को इनवैलिडेट किया। दोनों ने एक दूसरे की बात को क्या किया? इनवैलिडेट किया। सेवेंगी ने मेन की बात को इनवैलिडेट किया, मेन ने सेवेंगी की बात को इनवैलिडेट किया। ओके, चौथा क्या कह रहा है कि मेन हमेशा कंसीडर करते थे कि लेजिस्लेशन जो है वो लॉ मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जो लेजिस्लेचर होता है वो बेस्ट काम करता है लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में। लेकिन वहीं पे हमारे सेवेंगी थे, वो बोलते थे कि जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है और सोसाइटी कस्टम्स पे चलती है। ठीक है, इसीलिए कस्टम को एज अ मेन सोर्स ऑफ लॉ उन्होंने कंसीडर किया या फिर बोला कि लॉ बनाने के लिए कस्टम इसेंशियल्स है। ठीक है, कस्टम ज्यादा इसेंशियल है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज सेवेंगी थियरी ऑफ पब्लिक कंसेंसस। कह रहा है कि सेवेंगी के अनुसार, सेवेंगी का लोक चेतना का सिद्धांत क्या है। अब यहां से आपको 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा
या फिर कोई भी ऐसे पूछता है तो आप जान लीजिए कि लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया था, तो सेवेन्गी ने दिया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि सेवेन्गी के अनुसार विधि केवल अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, अपितु वह किसी समुदाय विशेष या देश के विशेष व्यक्तियों की आंतरिक आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अब सेवेन्गी कह रहे हैं कि जो लॉ होता है, जो विधि होता है, विधि को इंग्लिश में लॉ कहते हैं। तो जो विधि होता है किसी देश का ना, वो केवल ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल है, सिर्फ कहने मात्र के लिए एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक नियम है, एक रूल्स का कलेक्शन नहीं है कोई भी विधि, बल्कि यह क्या है, वहां के रह रहे लोगों का, वहां के समुदाय विशेष का या फिर वहां के देश के लोगों का ये क्या है, आंतरिक आवश्यकताएं और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। अगर किसी देश का लॉ बन रहा है या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह का लॉ बन रहा है, तो वो सिर्फ नियम कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों से रिलेटेड है, लोगों की भावनाओं से रिलेटेड है, लोगों की आवश्यकताओं से रिलेटेड है। ये कौन कहता था, सेवेन्गी कहते थे। विधि की उत्पत्ति व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग से हुई थी। ये सीधे कहते हैं कि जो लॉ है, लॉ पहले नहीं आया, पहले लोग आए और लोगों के वजह से जो है लॉ आया, विधि आया। तो यही कह रहे हैं, देखिए, विधि की उत्पत्ति व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग से हुई है, ना कि लोगों की उत्पत्ति विधि के पारस्परिक सहयोग से हुई है। ऐतिहासिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में विधि को मानव स्वभाव और आचरण का एक अविच्छिन्न अंग माना गया था। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे यहाँ ऐसे कॉडिफाइड रूल नहीं रहे होंगे, कॉडिफाइड लॉ नहीं रहा होगा, तो लोगों के द्वारा जो रूल रेगुलेशन सेट किए जाते थे, वेदर इट इज कस्टम पे बेस पे या फिर उनकी आवश्यकताओं के लिए, उसी को उस समय विधि माना जाता होगा, लोगों को सेंटर में रख के, लोगों के वेलफेयर के लिए। अब क्या कह रहा है, हाँ, आगे कह रहा है कि मानव सभ्यता के प्राथमिक चरण में ही विधि ने विभिन्न समुदाय की भाषा, रीति रिवाजों तथा गठन के अनुसार स्वरूप ग्रहण कर लिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, मानव सभ्यता का जो प्राथमिक चरण था, उसी में बहुत सारी भाषाओं का जो है वो उत्पत्ति हुआ, विभिन्न तरह के रीति रिवाजों और भी जो भी मानव से रिलेटेड जो भी आवश्यकताएं थी, उनका निर्माण हुआ, उनकी चीजें निकल के आई और वही चीजें किस रूप का फॉर्म लेने लगी, तो कस्टम के रूप का फॉर्म लेने लगी, मतलब रूप लेने लगी, कस्टम का रूप लेने लगी। और वही कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है वो बनने लगा। वही कस्टम किसका रूप ले लिया, विधि का रूप ले लिया। वस्तुतः किसी समाज विशेष के गठन तथा उसकी भाषा और रीति रिवाजों को वहां की विधि से पृथक नहीं करा जा सकता या नहीं रखा जा सकता। अगर कोई बोले कि इस देश का जो है ये भाषा है या फिर इस देश का ऐसा ऐसा लॉ है, तो लॉ जो है वो लोगों के लिए बनाया जाता है। मैंने कई बार आपको बोला है, तो जिस देश का लॉ बन रहा है उस वहां के देश के लोगों के हित में ही वो कानून बनेगा और वहां के रीति रिवाज से इन्फ्लुएंट होगा, वहां की भाषा क्या है, वहां का कस्टम क्या है, उस सब का जो प्रभाव है उस लॉ पे पड़ेगा जो उस देश के लिए बना है। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः घुले मिले हैं। तो विधि जो है वो कस्टम से अलग नहीं हो सकता। विधि जो है, किसी देश की विधि वहां के रीति रिवाज कस्टम से अलग नहीं हो सकती। घुल मिल जाते हैं लेकिन अलग थलग बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका दृढ़ विश्वास था कि विधि की उत्पत्ति लोक चेतना पर ही आधारित है। अब सेवेन्गी कहते थे ये जो विधि का निर्माण है ना, ये लोगों की चेतना पर आधारित है, मतलब लोगों के कंसाइंस पे ये आधारित है, लोक चेतना पे आधारित है। और जब तक इसे समर्थन प्राप्त रहता है यह प्रगति करती है, लेकिन लोक समर्थन समाप्त होते ही विधि का महत्व समाप्त हो जाता है। ये कहते हैं कि जब तक किसी चीज को लोक चेतना या फिर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तब तक वो लॉ, तब तक वो विधि एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे लॉ आ जाएं जो लोगों के हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि जितना उसके हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या लोगों की इस पे कंसेंसस होगा? लोग इस पे सहमत रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब जब लोग के लिए ही कानून बनाया गया है और फायदा से ज्यादा नुकसान उनको कर रहा है, तो वो उस पे सहमति अपना नहीं दे पाएंगे। लोगों की चेतना वहीं खत्म हो जाएगी, और जैसे ही चेतना समाप्त हो गई तो विधि का महत्व भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। ओके, ये है सेमेंगी के लोक चेतना का सिद्धांत। अब इसको आप एक बार पढ़ समझ लिए, दोनों लैंग्वेज में पढ़िएगा, हिंदी में और इंग्लिश में। हालांकि मैंने हिंदी में ही पूरा समझाया है, इंग्लिश वालों के लिए भी है यहाँ पे वही चीज। आप पढ़ के लोक चेतना का आंसर जो है वो लिख सकते हैं। लोक चेतना किसने दिया था? तो सेमेंगी ने दिया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। ये क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है? आपराधिक दायित्व के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अगर आपके ऊपर नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप आपराधिक दायित्व लग रहा है या क्रिमिनल लायबिलिटी ऐसे उसके ऊपर इम्पोज करी जा रही है, तो उसके लिए क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, वो व्यक्ति ऐसा क्या क्या किया होना चाहिए जिससे उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी या आपराधिक दायित्व लगाया जा सकता है। ठीक है, ये जनरली लॉ ऑफ क्राइम्स आप पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ क्राइम्स, तब आपको देखने को मिलेगा। जो बीएनएस आप पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता, उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हाँ, कह रहा है कि क्रिमिनल लायबिलिटी, एक काम करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हिंदी पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। इससे दोनों जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। ये एक तरह का दायित्व है रिलेटेड टू द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ विच टू पनिश द क्रिमिनल। अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी या आपराधिक दायित्व क्यों सेट करा जाता है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस करा है उसको पनिशमेंट दिलाई जा सके। फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी मेनली 2 एलिमेंट्स आर नेसेसरी। अगर क्रिमिनल लायबिलिटी किसी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज करना है तो मेनली 2, अगर वो कार्य कर दिया है, 2 एक्ट कर दिया है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करी जा सकती है। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा होगा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो उसमें 4 होते हैं, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करने के लिए किसी व्यक्ति पे 2 एलिमेंट ही आवश्यक हैं, या फिर 2 एलिमेंट ही काफी हैं। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। पहला एक्ट, अगर कोई व्यक्ति एक्ट कर देता है, और दूसरा आपराधिक मनोस्थिति, मतलब कि मेंस रिया एक्टस रियस। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये किसी आदमी की बारे में बात कर रहा है, पनिश किसको किया जाता है? किसी आदमी को। तो कोई भी इंसान अगर कोई एक्ट कर दे रहा है, ठीक है, और क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी का हेल्प करेंगे, कोई गिर गया उसको उठा रहे हैं, तो वो तो एक्ट है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। ओके, ऐसा एक्ट, ऐसा ऑफेंस जो बीएनएस में गिवन है, उसके लिए कह रहा है। अब कोई भी एक्ट आप कर दे रहे हो और मेंस रिया के साथ कर रहे हो, मतलब गिल्टी माइंड के साथ कर रहे हो, आपका जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन भी वो काम करने का। एक होता है गलती से कोई काम कर दिया है ना, रास्ते में आप गाड़ी से जा रहे थे, किसी को थोड़ी सी टक्कर लग गई, तो ये क्या हो गया? इसमें मेंस रिया नहीं आता है, इंटेंशन नहीं था आपका, गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया। लेकिन जहां पे कोई व्यक्ति का मेंस रिया है, मतलब इंटेंशन है, और उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा है, उस काम को कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या सेट हो जाता है? क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी आपराधिक दायित्व सेट हो जाता है। और क्या मिलता है उसको उसी अकॉर्डिंग? पनिशमेंट। ओके, चलो, अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन के अनुसार वर्क इज अ फिजिकल मूवमेंट डन वॉलेंटरली। वर्क मतलब क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क कोई फिजिकल मूवमेंट होता है, बिना मूवमेंट के, बिना क्रिया के कोई
जो काम है उसको माना नहीं जाएगा। तो ऑस्टिन यही कहते हैं कि कोई भी फिजिकल मूवमेंट है जो डन किया जाता है जानबूझ करके अगर कोई फिजिकल मूवमेंट करा जा रहा है तो वो क्या है, वो एक्ट है। ओके, ऑस्टिन ने ये कहा था। अब चलिए यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे दे दिया है कि आधुनिक समय में आपराधिक दायित्व निर्माण की मुख्य शर्तें एवं परिस्थितियां हैं जिनको संविधि द्वारा उपबंधित कर दिया जाता है और जिसके विरुद्ध व्यवहार करना या उसके व्यवहार न करना अपराध घोषित कर दिया जाता है। तो अगर आप ऑफेंस वाली सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और उस चीज को आप इंटेंशन के साथ और उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जैसा आपने इंटेंशन बनाया है, तो ये क्या है, ये एक आपराधिक दायित्व आपके ऊपर सेट कर सकता है, मतलब उसके ऊपर जो ऐसा काम कर रहा है क्रिमिनल लायबिलिटी सेट कर सकता है। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16 और क्या कहता है कि व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब प्रत्यायोजित विधान क्या है, प्रत्यायोजित विधान। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बड़ा ऑफिसर है, ओके, उसके नीचे छोटे छोटे जो है वो ऑफिसर्स हैं, मतलब छोटे छोटे, ये क्यों नहीं कि हाइट में छोटे छोटे, मतलब पोस्ट में उनके छोटे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनके पोस्ट रैंक जो है उनकी कम है। अब जो बड़ा वाला ऑफिसर है यानी बड़ी रैंक वाला ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, कहीं चला गया है या फिर कहीं बिजी है और वो काम करने में उस समय सक्षम नहीं है, तो वो क्या कर देता है, अपना काम किसी को सुपुर्द करता है, डेलीगेट कर देता है कि देखो मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा तो मेरे बिहाफ पे तुम ये काम जो है वो कर लेना या मेरे अनुपस्थिति में तुम ये काम करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो क्या हो रहा है, काम डेलीगेट हो रहा है, सुपुर्द हो रहा है, मतलब जो काम उस हाई रैंक वाले ऑफिसर का था वो अपने नीचे वाले रैंक वाले ऑफिसर को क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, सुपुर्द कर रहा है। तो ऐसे आप समझ लो कि डेलीगेट का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजित करना, काम किसी और का रहेगा लेकिन अपने से नीचे रैंक वाले को वो काम जो है वो सौंप दिया जाएगा करने के लिए। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब यही चीज जो है लेजिस्लेशन में हो रही है, विधायिका में। विधायिका में अगर काम किसी को सुपुर्द किया जाता है अपने से लोअर रैंक या फिर नीचे वाली पोस्ट को, वो क्या कहलाएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाएगा। ओके, प्रत्यायोजित विधान कहलाया जाएगा। ये तो था नॉर्मल लेमैन टर्म में समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो हम एक एक करके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सालमेंड, delegated legislation is that legislation which originates from any authority other than the power of the sovereign। कह रहा है कि जो संप्रभु की शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उदित हो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक ऐसा प्रत्यायोजित विधान है जो is that legislation which originate from any authority other than the power of sovereign। sovereign कौन है, जो कुछ भी कर सकता है, अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, सारी चीजें कर सकता है। अब मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, वो क्या है, सॉवरेन है, वो अपने तरीके से अपने मैटर्स में या फिर उसको जो भी पावर दिया गया है वो उस चीज पे जो है वो फैसला ले सकता है अपने तरीके का। लेकिन अब मान लो कि ये व्यक्ति जो है उपस्थित नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये किसी को अपना काम क्या करेगा, डेलीगेट करेगा, देगा। तो वही कह रहा है कि डेलीगेशन लेजिस्लेशन इज दैट, ये इस तरह का विधायिका है या इस तरह का विधान है जो ऑरिजिनेट होता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा जो सॉवरेन नहीं है। मतलब उस काम करने के लिए जो व्यक्ति सॉवरेन था, वो उसका काम था, उसके अलावा उसको छोड़ करके उसके अदर कोई भी अथॉरिटी अगर कोई काम किया है, उसको क्या बोला जाएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रिफर्स टू अ लॉ विच इज मेड बाय सबऑर्डिनेट, मतलब ऐसा कोई भी लॉ बनाया गया है जो सबऑर्डिनेट के द्वारा बनाया गया, सॉवरेन के द्वारा नहीं, उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट हैं उनके द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अदर देन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अलावा उनके नीचे कोई भी लोग आ रहे हैं हायरार्की में, तो उनके द्वारा अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो उसको लॉ मेड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाएगा। इट इज नोन
बाय मेनी नेम्स लाइक रूल्स, बाई लॉज, ऑर्डर्स, ठीक है। और ये जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा लॉ बनाती है, उस लॉ को नाम क्या दिया जाता है, जैसे रूल्स, बाई लॉज, ऑर्डर एक्सेट्रा। ओके, चलिए क्या कह रहा है कि टू द पावर टू मेक लॉज रेस्ट प्राइमरली विद द लेजिस्लेचर। क्या कह रहा है कि विधि बनाने की जो शक्ति है प्रमुखता वो किसके पास होती है, विधायिका के पास होती है, आप सब जानते हैं। जब यह विधायिका अपनी इस शक्ति को किसी व्यक्ति, जब यही विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, और अब ये सॉवरेन है ना कानून बनाने के लिए, और अपनी यही शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था या किसी प्राधिकारी या अपने नीचे जो अलग यूनिट है एक कार्यपालिका की, उसको दे देता है, उसको डेलीगेट कर देता है, सुपुर्द करता है या प्रत्यायोजित कर देती है, तब ऐसी शक्ति के तहत उस प्राधिकारी या संस्था या कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने वाली जो विधि है वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधि जो है कहलाती है। ओके, अब देखो रीजन क्या होते हैं, ये जो काम सुपुर्द कर रहा है लेजिस्लेचर, इसके कुछ तो कारण होते होंगे ना, रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, क्यों ये डेवलप हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो पहला तो देखो, पहला क्या है, पहला कह रहा है कि बर्डन ऑन पार्लियामेंट्री टाइम। आप जानते हो कि पार्लियामेंट्री में जो है वो 3 सेशन जो है वो होते हैं, विंटर, रेनी और बजट सेशन जो है वो होता है, और उसमें बहुत सारे काम रहते हैं उनके पास लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो और भी जो छोटे मोटे काम रहते हैं उसमें वो अपना जो काम है वो डेलीगेट कर देते हैं किसी अथॉरिटी को या फिर किसी एजुकेटिव यूनिट को। तो बर्डन है बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री टाइम पे। दूसरा ये जो टेक्निकल सारी चीजें हैं ना, तो टेक्निकल सारी चीजें समझने में थोड़ा सा इनको टाइम लग जाता है या उतने एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं, तो उन लोगों के पास भेज दिया जाता है जिनके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज होता है उस चीज में लॉ बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए दवाइयों से रिलेटेड कोई लॉ बनाया हो, तो वो जो फार्मासिस्ट होंगे या केमिस्ट होंगे वो सही से जानते होंगे ना, तो वो उनके पास भेज दिया जाता है, जो दवाइयों का एक्सपर्ट है वो रूल्स रेगुलेशन बना दे इससे रिलेटेड। तीसरा कह रहा है कि नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल थोड़ी सी चाहिए, लचीलापन आना चाहिए, इसलिए भी दे दिया जाता है। अब इमरजेंसी है, मान लो कि जो लेजिस्लेचर है वो कहीं बहुत बिजी है, और बिजी है तो क्या होगा, काम हैम्पर करेगा, जो और सारे काम होंगे, इसीलिए वो इमरजेंसी में भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर देती है। पांचवा कह रहा है कि नीड फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, मतलब बहुत सारे रेगुलेशन की जरूरत होती है, छोटे छोटे रेगुलेशंस, बाय लॉज, ऑर्डर की जरूरत होती है। अब सोचो एक कोई भी एक्ट, बिल को पास कराने में, एक्ट बनाने में, लॉ बनाने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फुलफिल करेंगे, उसके बाद सारी चीजें होंगी, और वो छोटी छोटी चीजों के लिए लॉ जो है तो नहीं बनता है, बहुत ग्रेट डिमांड होता है, तब जो है कोई बिल जो है वो आता है। तो ऐसी कोई चीजें हैं जिनको थोड़े टाइम के लिए रेगुलेट करना है या किसी छोटे यूनिट, छोटे एरिया में रेगुलेट करना है, तो भी वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे करके ऐसा अपना काम करा लेते हैं। चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तो ये आपको 3 से 4 लाइन में ही आप लिख के खत्म कर देंगे, अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो। इसीलिए वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, आपके इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, और उसमें आपको पीपीटी वगैरह, या फिर जो हमारे टारगेट सेमेस्टर बैच में है, सारथी बैच में, उसमें आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। इसको आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर को अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, तब आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 17,
डिफाइन करना है स्टेट को, यानी कि राज्य की परिभाषा देनी है। खास करके ये इंटरनेशनल लॉ में आपका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, राज्य को परिभाषित करना होता है। देखो, राज्य की परिभाषा क्या है? शब्द स्टेट की जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति स्टेटस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रास्थिति। स्टेटस अर्थात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की परिस्थिति, या मतलब कोई व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का क्या स्टेटस है, उसी से स्टेटस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है। राज्य के विषय में विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न हैं। अब राज्य कैसे बनते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या ऐसी चीजें फुलफिल हो जाएंगी जिससे कोई एरिया राज्य बन जाएगा, ये विभिन्न विद्वानों की अलग अलग अपनी थियरी है, अलग अलग ओपिनियंस है अपनी। अनेक विधि वेताओं ने राज्य की परिभाषा अपने ढंग से दी है। अब अलग अलग इसमें आपको जूरिस्ट मिलेंगे, अलग अलग फिलोसफर मिलेंगे, जिन्होंने स्टेट की जो है वो परिभाषा दे रखी होगी। स्टेट शब्द की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है। स्टेटस का मतलब है कि क्या स्थिति अभी है, और स्थिति किसकी, तो लोगों की स्थिति उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, उसी से स्टेट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू बोसाके, बोसांके क्या कहते हैं, द स्टेट इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल लाइफ, मतलब जीवन की एक क्रियात्मक धारणा है। स्टेट क्या है, लाइफ को चलाने के लिए एक फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। क्या स्टेट, इसको किसने बोला था, तो बोसांके ने बोला था। अब सर जॉन सामंड, ठीक है, सालमंड नहीं पढ़ते हैं इसको, सामंड पढ़ते हैं, एल जो है वो साइलेंट रहता है। सर जॉन सामंड जो है वो क्या कह रहे हैं कि स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज फॉर्म्ड टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ये कहते हैं कि राज्य राजनीतिक समाज या मनुष्यों का ऐसा संगठन है, मतलब राज्य जो है वो मनुष्य के समूहों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई राज्य बन रहा है तो राज्य का सबसे पहला तो होगा कि टेरिटरी होना चाहिए, और उस टेरिटरी में पॉपुलेशन होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, और वहां के लोग जो है वो राज्य बनाते हैं, राज्य उनसे बनता है और किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनता है। ये कौन बोला, तो सर जॉन सामंड ने बोला। अब इसी तरह दो जो है डेफिनेशन आपने लिख देनी है। अब एक मिनट, तीसरा जो एसेंशियल है क्या है कि while defining the state, Austin has said that state is synonyms with the sovereign. स्टेट यानी कि राज्य जो है वो संप्रभु का पर्यायवाची है। तो आज आप राज्य बोलिए या संप्रभु बोलिए, एक ही बात है। ये किसने कही थी, ऑस्टिन ने कही थी। It symbolizes a person or a group of people who has the greatest power in the politically free society। इन्होंने कहा कि जो ये स्टेट है ये लोगों का एक समूह का प्रतीक है, मतलब स्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके दी गई, तो लोगों के समूह के लिए दी गई। और ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकली फ्री सोसाइटी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या चीजें आपको दिख रही हैं कि लोगों का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी को राज्य को बनाने में। तो इससे 2-3 डेफिनेशन आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। जेरेमी बेंथम का भी लिख सकते हैं। जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं जरा देख लें। देखिए, कह रहा है कि जेरेमी बेंथम के अनुसार जब प्रजा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की आज्ञा का पालन करती है जिन्हें हम प्रशासक कहते हैं, तो ऐसी प्रजा और प्रशासक के सम्मिलित रूप को राजनीतिक समाज या राज्य कहा जाता है। अब बेंथम ने अच्छी बात कही और ऑलमोस्ट सही बात कही
कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आज्ञा का पालन करते हैं, किसके, तो किसी प्रशासक का, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रह करके वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और उसी के स्वरूप जो है सामाजिक राजनीतिक का गठन होता है और उसी को राज्य कहा जाता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी आज्ञा का पालन करती है। आप जानते हो ना कि स्टेट है तो स्टेट में कौन है, उसकी गवर्नमेंट है ना, सीएम है, और वो सारे लोग किसका पालन कर रहे हैं, तो उनके सॉवरेन का, अपने राज्य के सॉवरेन का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और जो लोग हैं वो क्या है, व्यक्तियों का समूह है। तो ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो लैंड ही होना चाहिए भाई, एक टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, लैंड हो चाहे कुछ भी हो, एक टेरिटरी होना चाहिए। दूसरा, उस पे लोग होने चाहिए, और लोगों पे क्या होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सॉवरेन होना चाहिए। ओके, तो ऐसे आप स्टेट का जो है वो देख सकते हैं। अब यहां देखिए, कह रहा है कि लीगल पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल पेनाल्टी, है ये, पर्सनालिटी नहीं है, सॉरी, विधिक शास्ति से आप क्या समझते हैं। आप जानते हो कि लीगल पेनल्टीज आप पे क्यों लगाई जाती है, जब आप लॉज का जो है, जितने भी लॉज हैं उनका अगर वॉयलेशन करते हो तो उसके लिए क्या लगाई जाती है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है। तो देख लें, लॉज आर मेड बाय द स्टेट्स विद द पर्पस दैट द सिटीजन कंप्लाई विद दोज लॉ। अब लॉ जो है वो स्टेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, और विधायिका के द्वारा भी बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि सिटीजन्स उसको फॉलो करें, उसके उसके जो भी प्रोविजंस हैं उसके साथ कंप्लाई करें। Behind the law made by the state lies in the power of government which can punish the person who disobey the law। और ये जो behind the law, लॉ के पीछे कौन है, गवर्नमेंट है, जो क्या करती है, अगर कोई लॉ का वॉयलेट करेगा, वॉयलेशन करेगा, तो उसको क्या करेगी, पनिश करेगी उसी लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ में प्रोविजन दिया गया है। अगर कोई लॉ को डिसऑबे करता है तो उसकी बात को नहीं मानता है। तो देयरफॉर ऑस्टिन हैज राइटली सेड, ऑस्टिन ने क्या कहा, दैट लीगल पनिशमेंट मींस दोज टॉर्चर, लीगल पनिशमेंट एक ऐसा टॉर्चर है which are given by the state for disobeying the law, जो राज्य के द्वारा दिया जाता है और लॉ को ना मानने के लिए जो आपको पनिशमेंट दी जाती है स्टेट के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, लीगल पेनाल्टीज कहते हैं। तो यहाँ ऑस्टिन का है, आप एक लिख करके आगे चले जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, चोरी के मामले में शास्ति, अब चोरी किया तो चोरी क्या है भैया, लॉ में एक ऑफेंस है, मना किया गया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अगर कोई करेगा तो उसको क्या मिलेगा, स्टेट्स के द्वारा या फिर कानून के द्वारा उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब रूढ़ी क्या है, रूढ़ी जिसको बोलते हैं आप स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है, ये क्वेश्चन 19 कहता है कि रूढ़ी को परिभाषित कीजिए। तो रूढ़िजन्य विधि प्राय सभी देशों में प्रचलित है, स्टीरियोटाइप जिसको कहते हैं। रूढ़ी को परिभाषित करते हुए विधि शास्त्री ने भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जो है, ओपिनियंस जो है वो व्यक्त करे हैं। तो क्या है डेफिनेशन, ट्रेडिशनल मेथड इज प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, मतलब कि जो ट्रेडिशनल को हम हिंदी में क्या, रूढ़ी ही बोल देते हैं, जो पुराने मेथड हैं, तरीके हैं, वही ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में चले आते हैं। वाइल डिफाइनिंग कस्टम, अगर कस्टम को जूरिस्ट डिफाइन करते हैं, तो वाइल डिफाइनिंग कस्टम जूरिस्ट हैज एक्सप्रेस डिफरेंट व्यू। तो अलग अलग जूरिस्ट जो है वो पर्टिकुलर किसी भी देश का या किसी भी टेरिटरी का अगर वो कस्टम बताते हैं, रूढ़ी बताते हैं, तो क्या क्या चीजें वो बताए हैं हम देखेंगे। तो सामंत ने क्या बताया है, देखें। सामंत के अनुसार रूढ़ी ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जिसे न्याय और लोकप्रियता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार करा जाता है। मतलब रूढ़ी जो है वो क्या है, लोगों में लोकप्रिय होता है, लोकप्रिय राष्ट्रीय चेतना होता है जो लोगों के द्वारा ही स्वीकार किया गया होता है, ठीक है। डॉक्टर एलन ने क्या कहा कि विधिक एवं सामाजिक विषय के रूप में रूढ़ी का उद्भव अंशतः तर्क और
आवश्यकता तथा अंशतः आपसी विश्वास और अनुकरण की शक्तियों द्वारा बना है। एलन ने कहा कि ये जो रूढ़ि है ना, वो विधिक और सामाजिक मतलब न्याय जो है, लॉ और जो सोसाइटी है, सोसाइटी और लॉ के रूप में ही रूढ़ि का जो है वो उद्भव हुआ है, जिसमें थोड़ा तर्क होता है, थोड़ा आवश्यकता होता है और अंशतः थोड़ी बहुत जो है वो आपसी विश्वास होता है। और ऐसे जा करके किसी भी समाज का या फिर किसी भी देश का जो है रूढ़ि डेवलप होता है। ये एलन और सामंड का आप लिख देंगे तो आपके लिए काफी। बाकी और भी हॉलैंड का भी है, हॉलैंड का भी लिख दीजिए, 2 से 3 आप लिख देंगे तो ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ 20 है, व्हाट डज द लॉ प्रोटेस्ट पोजेशन। ठीक है, पोजेशन का है, इसको आप देख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट इज एन इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन, यानी विधायिका से या विधान से आप क्या समझते हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। क्या कह रहा है कि legislation is called the legislation in the English language which itself is made up of 2 Latin words, that is legis and दूसरा है latio. In Latin the word legis means law and latio means proposition. Therefore literal meaning of legislation is to purpose or make a law. लेजिस्लेशन का मतलब बस ये कह सकते हैं, लैटिन जो है वो शब्द है और 2 शब्दों से जो है वो मिलके बना हुआ है, लेजिस और लेशियो, और इन दोनों का मतलब होता है पर्पस ऑफ लॉ या फिर मेकिंग अ लॉ। तो लॉ को बनाना इज नोन एज लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन जहां सुनोगे वो कौन सी बॉडी हो जाएगी, तो मेकिंग अ लॉ। According to Bentham, John Stuart Mill and other jurists, any kind of law making is called the legislation. किसी भी तरह का कानून बना रहे हो, किसी भी तरह का ना, वो क्या कहलाएगा, legislation कहलाएगा। It includes all methods, हर तरह के methods को, तरीकों को ये include करता है law it's created, जिससे law बनता है। The law promulgated by the legislation of the state is called the legislation. तो एक मिनट, अगर किसी लॉ को राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रख्यापित विधि को विधान कहा जाता है। तो जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा, ठीक है, जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है, प्रोमुलेट किया जा रहा है, तो उसको लेजिस्लेशन का जो है वो पार्ट माना जाता है, लेजिस्लेशन माना जाता है, मतलब मेकिंग ऑफ लॉ माना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन है, इसमें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। व्हाट इज प्री डिसीजन, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। डिफाइन ओनरशिप है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनालिटी इज द ब्रॉडर देन ह्यूमैनिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पर्सनालिटी जो है वो ह्यूमैनिटी से ज्यादा बड़ी होती है, एक बार आप पढ़िएगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। जो स्वामित्व का है वो आपसे पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन ओनरशिप, स्वामित्व को जो है वो परिभाषित कीजिए। तो अब यहाँ देखिए, विधि शास्त्रियों ने स्वामित्व यानी कि ओनरशिप को की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है, तथापि प्राय सभी विधिवेता यह स्वीकार, एक मिनट, ठीक है, यह स्वीकार करते हैं कि, ठीक, विधिवेता स्वीकार करते हैं कि समस्त विधिक अधिकारियों में स्वामित्व का अधिकार सर्वाधिक पूर्णता तथा प्रबल अधिकार होता है। मतलब जितने भी जूरिस्ट है ना, वो बोलते हैं कि अगर आपके पास सबसे बढ़िया अधिकार है ना, वो है स्वामित्व का अधिकार। अगर आपको ये अधिकार दिया जाए ना, तो इस अधिकार को पा करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं जरा देखें। तो स्वामित्व का अधिकार एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके तहत आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो कर सकते हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हिबर्ट 4 टाइप्स ऑफ राइट्स आर इंक्लूडेड अंडर द ओनरशिप, दीज राइट्स आर,
4 तरह के राइट आते हैं। अगर आप ओनरशिप बनते हैं, लेट्स सपोज आप किसी लैंड के ओनर बनते हैं, लैंड का ओनरशिप आपको मिलता है, तो आपके साथ ये 4 राइट आते हैं अकॉर्डिंग टू द हिबट। पहला तो है राइट टू यूज द थिंग। अगर आप किसी के मालिक हो, ओनर हैं किसी चीज के, किसी वस्तु के, तो आप उसको यूज करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। दूसरा, द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द गुड। और मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपका लैंड है, आप उसको यूज कर रहे हैं, अगर दूसरा कोई आता है तो आप उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, उसमें किसी का अधिकार नहीं होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल सकते हैं, किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है द राइट टू डिस्पोज ऑफ अ थिंग। आप उस प्रॉपर्टी को जैसे भी चाहे जला दें, कुछ किसी को बेच दें, जैसे भी चाहे वैसा जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। राइट टू डिस्ट्रॉय द थिंग, वही कह रहा है डिस्पोज, जैसे चाहे आप ठिकाने लगा दें अपनी प्रॉपर्टी को, या फिर आप डिस्पोज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, कुछ भी कर दें, आग लगा दें अपनी प्रॉपर्टी को, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो जब भी आपको एक ओनरशिप का राइट मिलता है तो उसके साथ 4 राइट्स आते हैं, और ओनरशिप का जो राइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग राइट है, ठीक है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट है ना, वो है क्या? ओनरशिप का राइट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार क्या कह रहा है कि ओनरशिप हैज बीन डिफाइंड एज द फॉलोइंग, द कलेक्शन ऑफ राइट्स फॉर द यूज। ऐसा कोई भी राइट जो आपको यूज करने के लिए दे रहा है, इंजॉय करने के लिए दे रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे, वो क्या है? ओनरशिप है। इन विच द राइट टू ट्रांसफर, और उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देयरफॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ओनरशिप। अगर विधि के द्वारा रिकॉग्निशन आपको मिल जाती है कि आप इस पर्टिकुलर चीज के, पर्टिकुलर लैंड के ओनरशिप हैं या फिर स्वामित्व हैं, ओनर हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को चाहे जैसे यूज कर सकते हैं, साथ में इंजॉय कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब जैसे ही ओनरशिप का टाइटल मिल गया आपको, वैसे ही आपको सर्टेन राइट्स जो है उसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल जो है वो आंसर आपको मिल गया है। अब आप इस पीपीटी को लीजिएगा, पढ़िएगा, एक बार लेक्चर सुन लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको आप जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले, और मॉडल जो आंसर है उसको भी देखिएगा, आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।